हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शक्ति सर क्लासेस। और आज की क्लास में हम फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 ब्लैक एरोप्लेन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए हम एनालाइज करते हैं वर्ड टू वर्ड, कट टू कट, लाइन टू लाइन, और देखते हैं इसकी थीम क्या है, इसके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं। आइए शुरू करते हैं। तो ब्लैक एरोप्लेन पार्ट 2। तो जो इसका हीरो है, नायक है हमारी कहानी का, वो एक प्लेन के अंदर जा रहा है। तो वो कहता है कि चंद्रमा जो है आकाश में ऊपर चमक रहा था ईस्ट में, ठीक उसके पीछे, और सितारे जो हैं टिमटिमा रहे थे ठीक उसके ऊपर। तो आकाश में एक भी बादल नहीं था और ये खुश था कि ये जो है आकाश में अकेला उड़ रहा है सोते हुए शहर के ऊपर। तो ये जो है अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर और वापस जा रहा था इंग्लैंड को। तो ये ड्रीम कर रहा था उस हॉलिडे का जो वह अपने साथ परिवार के साथ बिताने वाला था। ये ड्रीम कर रहा था उस हॉलिडे का जो ये अपने परिवार के साथ बिताने वाला था। और ये देख रहा था कि जो है मैं जल्दी से जल्दी अपने परिवार के पास पहुंच जाऊं और उनके साथ में समय बिताऊं। तो उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो इस समय जो है 1:30 रात के 1:30 हुए थे। तो उसने विचार किया कि चलो अब समय है पेरिस कंट्रोल से संपर्क करने का। और उसने जो है अपनी प्लेन के नोज़ के नीचे देखा तो उसके सामने जो शहर था वो नीचे दिखाई दिया। और उसने फिर जो है स्विच ऑन किया अपना रेडियो और वहाँ से सीधा संपर्क साधा पेरिस कंट्रोल से। तो बोलते हैं पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं जो है इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहा हूँ, ओवर। तो तुरंत ही जो है टावर से आवाज़ आई DS-088, हम आपको बिल्कुल क्लियर सुन सकते हैं और आप जो है वेस्ट में 12 डिग्री टर्न लीजिए, 12 डिग्री घूम जाइए, DS-088, ओवर। तो इतनी सूचना मिलने के बाद में जो हमारा पायलट है उसने जो है मैप चेक किया, कंपास देखा और उसके बाद में जो है अपना लास्ट फ्यूल टैंक उसको ऑन कर दिया। और उसके बाद में जो उसका ओल्ड डकोटा प्लेन था उसको जो है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ उसने मोड़ दिया, जो कि सीधा इंग्लैंड की तरफ जाता था। तो वो प्लेन उड़ाते समय महसूस कर रहा है कि वो समय रहते जो है पहुंच जाएगा घर पे, ब्रेकफास्ट जो है अपने परिवार के साथ ही करेगा। तो महसूस कर रहा था अभी से कि एक बहुत ही गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट वो जो अपने परिवार के साथ में करेगा। तो सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत ही सुकून और बहुत शांति देने वाला चल रहा था। तो पायलट सोच रहा था कि बड़ी आसान सी फ़्लाइट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही थी उसको प्लेन उड़ाने में। तो पेरिस जो है 150 किलोमीटर उसके पीछे छूट गया था और जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी उसने जो है स्टॉर्म क्लाउड्स को देखा। तो वो इतने बड़े थे मानो कोई काले रंग का बड़ा सा पहाड़ जो है रास्ता रोक करके खड़ा हो। तो ओल्ड डकोटा प्लेन उड़ा रहा था तो ये प्लेन जो है बादलों के ऊपर से भी नहीं जा सकता था और इसमें इतना फ्यूल भी नहीं बचा था कि वो चक्कर लगा करके, बादलों का चक्कर लगा करके साइड से निकल जाए। तो उसने विचार किया, तो इसमें इतना फ्यूल भी नहीं बचा था कि वो बादलों का चक्कर लगाते हुए नॉर्थ या साउथ से निकल जाए इंग्लैंड की तरफ। तो उसने क्या किया, विचार किया मुझे जो है पेरिस कंट्रोल से संपर्क साधना चाहिए या मुझे वापस जो है पेरिस लौटना चाहिए। तो उसने विचार किया कि उसे वापस पेरिस लौट जाना चाहिए। समझदारी वाला डिसीजन तो यही था, उसे पेरिस लौट जाना चाहिए। लेकिन फिर उसने विचार किया कि यार मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है, मुझे वो बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है अपने परिवार के
साथ में कर लेना भाई, कोई बात नहीं है, ज़िंदा रहोगे तो 50 नाश्ते कर लोगे। लेकिन कभी कभी इंसान जो है परिवार से दूर रह करके थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो दिल से वो फैसले ले लेता है जो शायद सही नहीं होते हैं। तो यहाँ जो पायलट है थोड़ा सेंटी है, थोड़ा इमोशनल हो रहा है और उसने वो फैसला लिया जो शायद इसकी लाइफ का आखिरी फैसला हो सकता था। देखिए आगे क्या होता है। तो वो इमेजिन करता है कि नहीं यार, मुझे तो जो है सुबह का जो ब्रेकफास्ट है परिवार के साथ में ही करना है, तो आई विल टेक द रिस्क, मैं तो रिस्क लूँगा। और उसने सीधे जो है उस ओल्ड डकोटा प्लेन को बादलों के अंदर एंटर करवा दिया। तो जैसे ही बादलों के अंदर वो एंटर होता है सब कुछ एकदम ब्लैक हो गया। तो सामने क्या है, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया देख पाना, सब कुछ पिच ब्लैक डार्क हो गया था। तो बादलों में एंटर होने के बाद में, तूफ़ानी बादलों में एंटर होने के बाद में जो प्लेन था वो हिचकोले खा रहा था। तो पायलट ने जो है कंपास को चेक किया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दरअसल ये राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमे जा रहा था। कंपास डेड हो चुका था, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। और उसने गौर किया कि एरोप्लेन के बाकी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो भी डेड हो चुके थे। उसने रेडियो ट्राई किया, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, और वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया, यानी रेडियो भी डेड हो चुका था। तो पायलट कहता है उसके पास में रेडियो नहीं था, कंपास नहीं था, उसे ये भी नहीं पता था कि वो उस समय कहाँ था। तो वो दरअसल उस तूफ़ान में खो गया था। तभी अचानक से उसको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है और ये एक ऐसा एरोप्लेन था जिसमें लाइट्स नहीं लगी हुई थी। लेकिन पायलट कहता है कि वो अपने प्लेन से जो है देख सकता था कि ये उस तूफ़ानी बादलों के अंदर ठीक उसके बगल में ही उड़ रहा था। तो जो पायलट था वो जो है अपना फेस जो है टर्न करता है, ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है वो अपना फेस घुमाता है हमारे तूफ़ान में खोए हुए से पायलट की तरफ। और ये पायलट काफ़ी खुश हो जाता है कि चलो इस तूफ़ान में कोई तो है, दूसरा पर्सन तो है। तो जब ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट था उसने अपना हाथ उठाकर वेव किया, मानो वो इशारा कर रहा हो कि फॉलो मी। तो जैसे ही उसने इशारा किया, पहले वो प्लेन बगल में था, फिर उसके सामने आ गया ओल्ड डकोटा के, और पायलट ने इशारा कर दिया था चलते समय ब्लैक एरोप्लेन के कि फॉलो मी। तो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह ओल्ड डकोटा का जो पायलट था वो उसके पीछे पीछे हो लिया था। तो हमारा ओल्ड डकोटा का पायलट सोचता है कि शायद ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट है उसको पता है कि वो तूफ़ान के अंदर खो गया है, तो वो जो है शायद उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। उसने जो है अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ स्लोली टर्न किया ताकि मेरे लिए आसान हो जाए, ओल्ड डकोटा के लिए आसान हो जाए कि वो बिना किसी परेशानी के उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो कर सके। तो मैं जो है डकोटा का पायलट बोल रहा है कि वो बड़ा खुश था और उस एरोप्लेन के ठीक पीछे पीछे चल रहा था, मानो जैसे कोई आज्ञाकारी बच्चा किसी बड़े की इंस्ट्रक्शन को बिना क्वेश्चन किए मान लेता है। आधा घंटे के बाद में हम अभी भी महसूस करते हैं कि हम उसी तूफ़ान के अंदर है। फॉर हाफ एन आवर डकोटा का जो पायलट है और ब्लैक एरोप्लेन है उसी तूफ़ानी बादलों के बीच में उड़ते रहे और अब नज़र पड़ती है हमारे ओल्ड डकोटा के पायलट की फ्यूल टैंक की तरफ, और फ्यूल टैंक को देखते ही उसका जो है दिल ही बैठ गया बेचारे का। मात्र 5 से 10 मिनट का ही फ्यूल उसके अंदर बचा था, 5 से 10 मिनट का फ्यूल ही बचा था। और अब वो बहुत ज़्यादा डर गया कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया, फ्यूल ख़त्म हो गया तो जाहिर सी बात है प्लेन तो वैसे ही क्रैश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आई कि 5-10 मिनट का फ्यूल ही बचा हुआ है, तभी जो है ब्लैक एरोप्लेन जो सामने उसको लीड कर रहा था वो बादलों से नीचे उतरना स्टार्ट करता है
और पीछे पीछे जो ओल्ड डकोटा चल रहा है वो भी बादलों से नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं। सडनली वो जो है तूफ़ानी बादलों से बाहर आते हैं, और जैसे ही ओल्ड डकोटा तूफ़ानी बादल से बाहर आया, सामने उसे लाइट्स की 2 लाइन दिखाई दी। तो वो एक पायलट था और वो जानता था ये किस चीज़ की लाइटें हैं। दरअसल ये एयरपोर्ट का रनवे था, और वो जो है सोचता है कि थैंक गॉड ही वॉज सेफ। तो उसने जो है ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को देखने की कोशिश करी गर्दन घुमा करके, लेकिन ब्लैक एरोप्लेन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आसमान बिल्कुल साफ था, मीन्स तूफ़ानी बादल तो थे, लेकिन वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो बिल्कुल गायब हो चुका था, ऐसे मानो जैसे कभी वो था ही नहीं। तो हमारा जो ओल्ड डकोटा है वो लैंड करता है, और उसे कोई रिग्रेट नहीं हो रहा था अपने ओल्ड डकोटा से उतर करके एयरपोर्ट से बाहर आते समय। यानी कि ओल्ड डकोटा भले ही पुराना प्लेन था, लेकिन इस तूफ़ान के अंदर उसने उसकी जान बचा ली थी। तूफ़ान कोई मामूली तूफ़ान नहीं था, बहुत ही भयानक तूफ़ान था। तो उस तूफ़ान में उसकी जान बचा ली थी ओल्ड डकोटा प्लेन ने। तो उससे दूर जाते समय उसको कोई रिग्रेट नहीं हुआ। तो सीधा वो वहाँ से पहुँचता है कंट्रोल टावर में, और वहाँ पर जो है एक महिला बैठी हुई थी। सीधा उससे जाकर के पूछता है कि मैम, वो जो दूसरा प्लेन उड़ रहा था उसका पायलट कहाँ है? मैं उस पायलट को जो है थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इतना जब उस लेडी ने सुना तो बहुत ही सेंज वे में सर से पैर तक उसको देखा, और फिर वो हंसी, बोले दूसरा प्लेन, दूसरा पायलट? आप क्या बात कर रहे हैं सर? इस तूफ़ान के अंदर केवल आप ही का प्लेन उड़ रहा था, और रडार पर केवल आपका ही प्लेन नज़र आ रहा था, दूसरा कोई प्लेन नहीं था। इतना सुनने के बाद में जो हमारा ओल्ड डकोटा का पायलट है वो हैरान हो गया, परेशान हो गया। बोले यार ये मैडम क्या बात कर रही है कि अगर कोई दूसरा पायलट था ही नहीं, दूसरा प्लेन अगर बादलों में, तूफ़ानी बादलों में था ही नहीं, तो वो कौन था? वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आया था? वो पायलट कौन था जिसने उसकी ना सिर्फ हेल्प करी थी बल्कि उस दिन जो है उसकी जान भी बचाई थी? वो प्लेन, वो ब्लैक रंग का एरोप्लेन जो उस तूफ़ानी बादल के अंदर बिना किसी लाइट के उड़ रहा था, उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या था। तो यहाँ पर हमारा टेक्सचुअल पार्ट ख़त्म होता है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाता है, आखिर वो प्लेन था क्या जिस बादल में वो फंस गया था? मे बी पॉसिबली एक डायमेंशनल बादल था। बहुत सारे किस्से आपने सुन रखे होंगे कि कोई घोस्ट शिप होता है, तो मे बी पॉसिबल हम इसका जवाब यूँ दे सकते हैं कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि शायद कभी कोई पायलट जो है उस इसी तरह के तूफ़ानी बादल में जो है कभी क्रैश हुआ होगा, और शायद वही जो है घोस्ट प्लेन के रूप में ऐसे पायलट्स की मदद किया करता था जो उसी तरह की सिचुएशन में, उसी तरह की कंडीशन में फंस जाया करते थे एक ख़ास हवाई एरिया के अंदर। ये हवाई एरिया था पेरिस से लंदन के बीच का। तो मे बी इट इज़ वेरी पॉसिबल कि कभी कोई प्लेन इसी एरिया में क्रैश हुआ हो, और यहाँ पर जो पायलट क्रैश में मारा गया था शायद वो इस सिचुएशन में फंसे पायलट्स की हेल्प किया करता था। इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस आप दे सकते हो सकता है कोई वो बादल नहीं था, कोई डायमेंशनल क्लाउड था। चलो डायमेंशनल क्लाउड अगर था तो ब्लैक एरोप्लेन का अनदर डायमेंशन से आकर के वापस गायब हो गया क्या? तो यहाँ पर हम बहुत सारे ऑप्शंस को चुन सकते हैं, लेकिन चुनना हमको वही है जो साइंटिफिक वे में खरा उतरता हो। तो इसी पॉइंट के साथ में हम आज का चैप्टर ख़त्म करते हैं। हम अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ डिटेल में उसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।